नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार अविनाश आज पुनः आप सबके बीच उपस्थित हूँ एक नए क्लास के लिए। आप सबको जैसा ज्ञात है कि हमने पिछले क्लास में कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था और पिछला वीडियो जो आपने देखा था उसमें हमने आपको बताया था कि कूलॉम्स लॉ है क्या और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड किन किन पॉइंटों को जानना, किन किन बिंदुओं को जानना हमारे लिए क्या होता है तो आवश्यक होता है, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और आज का क्लास हम उसी कूलॉम्स लॉ पे आधारित न्यूमेरिकल को, आंकिक प्रश्न को हल करने में क्या करेंगे तो उपयोग करेंगे। और ये वीडियो पिछले वीडियो के बीच, इस वीडियो और पिछले वीडियो के बीच थोड़ा सा 4-5 रोज का गैप हो जा रहा है, 4-5 दिनों का गैप हो जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि एक विशेष कारण की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा आपके बीच लेट आ रहा है। आगे से ऐसा ना हो, हम इसका ध्यान रखेंगे। कुछ विशेष कारण थे जिस कारण से जो पिछला वीडियो आपको मिला था और इस वीडियो को आपको मिलने में 4-5 दिन इंतजार करना पड़ा। आगे ऐसा ना हो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तो आइए हम आज के क्लास को देखते हैं। तो आज का क्लास है क्या, आज हमें पढ़ना है क्या। तो पिछले ही क्लास में आपको मैंने बताया था कि अगला क्लास जो होगा वह न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, वो न्यूमेरिकल पे आधारित होगा। मैंने आपको बताया था कि हम अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। दोस्तों फिजिक्स के जो आपको हिस्से पढ़ने हैं उसमें इसको दो अगर क्राइटेरिया में बांटा जाए, जिसमें एक क्राइटेरिया को हम लोग थ्योरेटिकल और एक को हम लोग न्यूमेरिकल पर्सन कह सकते हैं। एक तरफ थ्योरेटिकल, दूसरी तरफ न्यूमेरिकल। तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का थ्योरेटिकल बहुत अच्छा से क्लियर होता है, कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल बनाना क्या होता है अच्छे से आता है, लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे हैं और बहुत ही कम उनकी संख्या है जो थ्योरेटिकल भी क्लियर होते हैं और न्यूमेरिकल रूप से भी क्या होते हैं क्लियर होते हैं। यानी दोनों जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी। तो हमें कौन स्ट्रॉन्ग करना है, क्या केवल थ्योरेटिकल, क्या केवल न्यूमेरिकल या दोनों। तो दोस्तों हमें जो क्लियर रखना है दोनों को रखना है, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी, ठीक है ना। बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आज ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, यानी आज ही आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको ये क्लास अच्छा तरीका से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छे तरीका से समझ में आए तो आपको करना क्या होगा, तो आपको हमारे पिछले वीडियो को पहले देखना होगा, ठीक है ना। तब जाकर के आज का क्लास समझ में आएगा। या हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि पिछला वीडियो तो देखे होंगे लेकिन वो वीडियो में क्या पढ़ाया गया है, क्या डिस्कस किया गया है वो उनके दिमाग में नहीं होगा, वो भूल गए होंगे। तो कृपया अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है तो सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सबसे पहले पुराने वीडियो को देखें, उसके बाद आज के क्लास को आप ज्वाइन करें, तो ही आपको आज का क्लास क्या होगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज का क्लास न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल पर आधारित है। हम आज से सीखेंगे
कि हम न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। ओके, तो आज मैंने जो हेडिंग दिया है क्लास का वो मैंने क्या दिया है, तो प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, तो एनालाइज करेंगे। प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे। हम प्रॉब्लम का क्या करेंगे, तो विश्लेषण करेंगे। आज के क्लास का हमारा यही टॉपिक है, प्रॉब्लम एनालिसिस। ठीक है ना। इसमें मैंने 1 2 3 करके क्या लिखा है, तो मैंने जो ये 1 2 3 करके लिखा है, मैंने ये बताना चाहा है कि आखिर कोई भी एग्जाम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, कूलम्ब्स लॉ पे आधारित किन किन तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो मैं क्या किया हूं, यहां नंबर वाइज आपको बताया हूं कि आखिर कूलम्ब्स लॉ जो हमने पढ़ा है, आखिर इस कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कितने तरह के प्रश्न आपके बीच आ सकते हैं, यानी कितने टाइप के प्रश्न आपके बीच आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, या अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें फिजिक्स पूछे जाते हैं अगर, तो उसमें आपको कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कितने तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 3 तरह के। जिसमें जो पहले टाइप का आपका प्रॉब्लम होगा, जो पहले टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे, उसमें पहला है आपका, लिखा हुआ है प्रॉब्लम रिलेटेड टू नेट फोर्स। यानी पहला टाइप जो होगा कूलम्ब्स लॉ पे आधारित क्वेश्चन का, वो होगा नेट फोर्स से रिलेटेड, कुल बल से संबंधित। यानी आपको किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अन्य चार्ज पार्टिकल के कारण आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, तो पहले टाइप में जानेंगे। ठीक है। दूसरा टाइप है प्रॉब्लम रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, जिसमें दूसरा टाइप क्या है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम का हिंदी जो होता है वो साम्य अवस्था होता है। ठीक है। ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रश्न का मतलब क्या होता है, तो जब इसका हम अध्ययन करेंगे तो आपको वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। ठीक है। और जो हमारा तीसरा टाइप है प्रॉब्लम रिलेटेड टू एसएचएम, तीसरा जो टाइप होगा उसमें हम वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो एसएचएम से रिलेटेड होगा। एसएचएम मींस एस फॉर सिंपल, एच फॉर हार्मोनिक और एम फॉर मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड प्रश्नों को क्या करेंगे हम टाइप 3 में क्या करेंगे, तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड प्रश्न कैसे होंगे, तो जब इसका हम अध्ययन करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशंस के प्रश्न आते हैं और उनका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है ना। और हमको तो पहले से मालूम है कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल है, केवल 2 चार्ज पार्टिकल है, इसमें एक चार्ज पार्टिकल आपका क्या है, Q1 है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन अगर R है, तो इनके बीच फोर्स निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इनके बीच में फोर्स निकालना हो तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। क्या करना है इनके बीच निकालने के लिए, फॉर्मूला आपको मालूम है, चूंकि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, सिंपल सा बात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, Q1 Q2 का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे, वहां सॉल्व करेंगे, क्या होगा हमारा आंसर, तो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें हमें सीखना कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आइए पहले इस टाइप्स को देखते हैं, उसके बाद अगर वैसे प्रश्न को भी अगर हल करने में आपको दिक्कत आती हो
तो उसको भी मैं आपका बीच क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन वो ऐसा समय आएगा नहीं जिसमें ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो। पहले इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस तो क्या होंगे, आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो पहला टाइप हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद देन सेकेंड, उसके बाद क्या थर्ड। और ये सब प्रॉब्लम्स को अगर हम टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे आपके बीच, तो कूलम्ब्स लॉ पे आधारित क्वेश्चंस जो होंगे ना, आपको कहीं के क्वेश्चंस हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हो, किसी बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस हो, मैं आपको यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते मैं जो क्लास करा रहा हूं आप उसको अच्छे तरीका से करते जाइए। और इसके साथ एक और शर्त है कि जो भी पीछे का क्लास हमने आपको बताया है, पढ़ाया है, प्लीज आप उसको क्या कीजिए, रिवाइज करके रखिए। ओके, तो मैंने पहला टाइप शुरू किया है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नेट फोर्स। जो पहला टाइप है उसको हमको क्या करेंगे, यहां पर जानेंगे। यानी हम यहां पर अभी पढ़ेंगे कि नेट फोर्स से रिलेटेड प्रश्न कैसे होंगे और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसी में हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहे हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कैलकुलेट द नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन लगा लीजिएगा यहां पे, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विच प्रेजेंट एट पॉइंट सी। यानी उस चार्ज पार्टिकल पर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करिए जो चार्ज पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट हो, तो पॉइंट सी पे, ठीक है ना। कहां, तो उसके लिए डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला इसमें एग्जांपल में 3 क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है, ए बी और सी। आप इस ज्योमेट्री को देखो, इस फिगर को देखो, तो इसमें आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिक्र किया गया है, यानी एक समबाहु त्रिभुज का जिक्र किया गया है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे क्या है, चार्ज उपस्थित है। एक पर 1 माइक्रोकूलम, दूसरे पर 2 माइक्रोकूलम, तीसरे पर फिर से 1 माइक्रोकूलम। मैंने यहां पॉइंट भी इसको लोकेट किया कि ये पॉइंट ए, ये कॉर्नर ए है, ये बी है और ये क्या है, तो सी है, ठीक है जनता। और एक साइड का डिस्टेंस कितना है, तो आपको 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक साइड का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक साइड कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर का होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से मैंने यहां हर एक इस यहां पे एक स्क्वायर मैंने लिया है और उसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज को लोकेट किया है, जिसमें यहां पर मैंने ये पॉइंट बी सी और डी यहां मैंने लिखा है, और इस पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ 2 माइक्रोकूलम, यहाँ 1 माइक्रोकूलम, और यहाँ 1 माइक्रोकूलम के चार्ज क्या है, तो उपस्थित है। ओके, और मैंने यहां लिया एक रेगुलर हेक्सागोन, यानी समषष्टभुज, ठीक है ना। यहां मैंने समषष्टभुज लिया है, रेगुलर हेक्सागोन लिया है, ठीक है ना। यहां पे 3 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, ये चारों पॉजिटिव नेचर के, जबकि ये दोनों का दोनों क्या है, नेगेटिव नेचर के। और इनके सेंटर पे एक चार्ज प्रेजेंट है क्यू, तो सेंटर, ये चार्ज क्यू प्रेजेंट है यहां पर। आप इस सेंटर के यहां पे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं कि इसी सेंटर को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, यानी सी पॉइंट है क्या, तो यही है। सेंटर को हमने सी से सेंटर को दिखाया, यहां मैंने यहां सेंटर को लिखा है और सेंटर को सी से, यानी कौन सा चार्ज सी पे प्रेजेंट है, यानी सी मतलब सेंटर, तो ये चार्ज सी पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हमको नेट फोर्स निकालना है, उस चार्ज पार्टिकल पर निकालना है जो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, तो पॉइंट सी पे उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये रहा आपके सामने 3 क्वेश्चंस। तो आइए इसको 1 बाय 1 क्या करते हैं, तो डिस्कस करते हैं।
पहला एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि पॉइंट सी पे जो चार्ज उपस्थित है उस पे क्या कीजिए आप, नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए, कुल बल निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पॉइंट सी पे चार्ज प्रेजेंट है यही था, नीचे के फिगर में आपको मैंने दिखाया था, ठीक है ना। ये पॉइंट सी पे ये चार्ज प्रेजेंट है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स को कीजिए आप निकालिए। तो दोस्तों जिस किसी भी चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स हमें निकालना होगा तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले उस चार्ज पार्टिकल को हम मान लेंगे कि ओरिजिन पर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा निकालने में क्या होगा हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, नेट फोर्स को तो जिस किसी भी में हमें चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स निकालना होगा, हमें मान लेंगे कि वो कहां पर है, तो ओरिजिन पर है। तो आइए इसको ओरिजिन पर मानते हैं और इसको बढ़ा लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स वाई और नीचे क्या वाई डैश। ठीक है, हमें मान लिया कि कहां पर ये चार्ज पार्टिकल जो उपस्थित है ये कहां पर है, तो ओरिजिन पे। ठीक है ना, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा एक चार्ज पार्टिकल यहां उपस्थित है, एक चार्ज पार्टिकल यहां उपस्थित है, ये दोनों का दोनों क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो यह जो है इस पर क्या किस नेचर का फोर्स लगाएगा, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, यानी रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। क्योंकि सिमिलर नेचर के पॉइंट चार्ज के बीच हमेशा क्या होता है, तो रिपल्सन देखने को मिलता है। ठीक है ना, यहां पर इनके बीच कैसा फोर्स काम करेगा, तो रिपल्सन का, यानी यह इसको रिपेल करेगा और यह इसको रिपेल करेगा। लेकिन हमें इस पर चूंकि नेट फोर्स निकालना है तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इस पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो इस प्लस को ये प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो किधर की तरफ करेगा, तो याद कीजिए जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाए थे उसमें हमने एक पॉइंट लिखवाया था 2 नंबर पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वह दोनों चार्ज पार्टिकल को जोड़ने वाली रेखा के ओर होता है। याद कीजिए आप कि दो चार्ज पार्टिकल को, दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल को जो रेखा जोड़ती है उसी रेखा के ऊपर, उसी रेखा की ओर जो होता है उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो लगता है। ठीक है ना, तो यह जो इसको रिपेल करेगा तो किधर करेगा, तो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है, तो ये है। तो ये रेखा जो है इन दोनों को जोड़ रही है, तो इस रेखा की ओर ही क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो यह इसको रिपेल करेगा तो किधर, तो उसी रेखा की ओर, यानी इस डायरेक्शन की तरफ रिपेल करेगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि जो फोर्स इसके ऊपर लगाया है ये फोर्स कौन है, तो F1 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये भी फोर्स लगाएगा, तो ये किधर फोर्स लगाएगा, तो ई इस पर लगाना है, चूंकि तो इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन ये है। ठीक है ना, तो इसी लाइन के ओर फोर्स लगाएगा, चूंकि रिपल्सन का फोर्स होगा तो इसी लाइन के तरफ, चूंकि ये लाइन हो जाएगा यहाँ, और इस फोर्स का नाम क्या रख लेते हैं हम, F2। हाँ, इस कॉर्नर में थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा होगा, लाइटिंग कर रहा होगा, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिख रहा है हल्का हल्का, लेकिन इसमें थोड़ा सा इस कॉर्नर पे बोर्ड लाइटिंग कर रहा है। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे चार्ज है, प्लस नेचर का चार्ज है, इसको ध्यान रखिए, और 1 माइक्रोकूलम का है। ठीक है ना, तो यहां से ये जो है इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो F2। ठीक है ना, इसके ऊपर इसने लगाया F1, इसने लगाया F2। क्या इसके ऊपर और भी फोर्स लगेगा F1 और F2 के अलावा, क्या इन दोनों फोर्सेस के अलावा इसके ऊपर कोई तीसरा फोर्स भी लगेगा, तो आप देखोगे तो पाओगे इस पे कोई फोर्स अब नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो इस पर हमें अब क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो आपको मैं पिछली क्लास में ले जाना चाहता हूं, और आप याद कीजिए, आपको बताए थे किसी भी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स अगर निकालना हो तो उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स जो होता है उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का क्या होता है, तो वेक्टर सम होता है। ठीक है ना, यानी चूंकि क्वेश्चन इस पर एफ नेट निकालने के लिए कह रहा है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, बाई
प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन, क्योंकि नेट फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से क्या करते हैं, तो फाइंड आउट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला नेट फोर्स होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर नेट फोर्स हमें निकालना है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला नेट फोर्स होता है वह उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस का क्या होता है, तो वेक्टर सम होता है। यानी इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, हमें करना क्या है, इसके ऊपर जो भी फोर्सेस अब लग रहे हैं उनको वेक्टर के रूप में क्या कर देना है, हम सम कर देना है। हमें क्या कर देना है, तो ऐड कर देना है, तो हमें क्या होगा, नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है ना। यानी इसके ऊपर जो नेट फोर्स हमें निकालना है वो नेट फोर्स क्या होगा, इन फोर्सेस जो लगने वाले F1 और F2 फोर्सेस है, जो F नेट होगा वो क्या होगा, इसी पर निकालना हमें नेट फोर्स, वह इस पर लगने वाले जो भी फोर्स है उसका क्या होगा, तो वेक्टर सम होगा। तो क्या करेंगे हम, F1 को F2 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, हमें क्या होगा, तो F नेट इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, तो फाइंड आउट हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने वेक्टर को जो जोड़ना है वो किस रूप में जोड़ना है, तो वेक्टर के रूप में जोड़ना है। P इस पर जो F नेट होगा सुपरपोजिशन, जो F नेट होगा, जो पॉइंट C पे चार्ज रखा हुआ उसके ऊपर, वह F1 और F2 का सम होगा। देखिए कैसा सम होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि वेक्टर सम होगा। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होता है वह नेट फोर्स उसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का क्या होता है, तो वेक्टर सम होता है। यानी हम F1 को F2 में ऐड करेंगे किस रूप में, वेक्टर के रूप में। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इस पर क्या होगा, नेट फोर्स हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो आइए हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो करना कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, F1 को निकालना है वेक्टर के फॉर्म में और F2 को क्या करना है, वेक्टर के फॉर्म में निकालना है, और इसको क्या कर देना, आपस में ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम एयर और वैक्यूम के लिए काम करते हैं तो उस समय जो हम फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता है, तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा R²। दोस्तों मैंने यहाँ एप्सिलॉन लिया है, एप्सिलॉन नहीं लिया है। इसका कारण आप समझ सकते हो कि मैं एयर और वैक्यूम के लिए काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कहिएगा कि सर कैसे आपको मालूम चला कि आप यहाँ पर एयर और वैक्यूम है, ताकि आपने क्या किया, इसी फॉर्मूला को लगाया। ठीक है, आपके मन में ये बात आ सकती है।
तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी क्वेश्चन में किसी मीडियम के बारे में अगर कमेंट नहीं करता है तो वहां पर हमें या तो एयर या तो वैक्यूम मानकर ही क्या करना पड़ेगा, तो प्रश्न को बनाना होगा। अगर क्वेश्चन में किसी खास मीडियम को मेंशन अगर करता है तब जाकर के हम क्या करेंगे, मीडियम को मानेंगे, अन्यथा हम एयर और वैक्यूम ही क्या करेंगे, वहां पर मीडियम के रूप में हम यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने यहाँ इस फॉर्मूला को लिखा है। अब हमें F1 निकालना है तो चलिए निकालते हैं। इसलिए F1 इज इक्वल टू, तो यहाँ F1 हमें निकालना है तो F1 फोर्स किसके बीच लग रहा है, तो इसके और इसके बीच लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू पहले रखते हैं हम लोग। तो आपको बताए थे 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10⁹ ये फिक्स वैल्यू होता है 1/4πε0 का। और ये जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ वह एसआई यूनिट में वैल्यू होता है, यानी 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, ये 9 गुणे 10 के पावर 9, वह एसआई यूनिट में होता है, वो एसआई मात्रक में होता है। तो मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि एसआई यूनिट में होता है या नहीं होता है, यहाँ पे मेरे को कहने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए, क्वेश्चन को अगर बनाना है, किसी भी तरह के क्वेश्चन को बनाना है, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को बनाना है, तो आपको ये पहले ध्यान रखना होगा कि जो भी डाटा हमारे पास रहे वो क्या हो, एक खास यूनिट में रहे। या तो क्वेश्चन को बनाते समय हम सभी डाटा को सीजीएस यूनिट में रखेंगे, या तो सभी डाटा को क्या करेंगे, एसआई यूनिट में रखेंगे। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, इसमें से मान लीजिए अननोन जो वैल्यू है उसमें से कुछ को हम क्या करते हैं, एसआई में रखते हैं, कुछ को सीजीएस में रखते हैं, उसके बाद आंसर फाइंड आउट करते हैं, तो दोस्तों आंसर फाइंड आउट कीजिएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आपको अगर आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी डाटा दिया हुआ उस सबको या तो एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा, या तो क्या करना पड़ेगा, सीजीएस में रखना पड़ेगा। अगर आप सबको एसआई यूनिट में रख के बनाते हो तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो एसआई यूनिट में निकलेगा। अगर सबको आप सीजीएस में रख के बनाते हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, सीजीएस में क्या होगा, तो निकलेगा। तो आपको करना क्या होगा, सभी को एक ही यूनिट में रखना होगा। तो मैंने ये 9 गुने 10 के पावर जो 9 लिखा है, इस 1/4πε0 का मान वो क्या है, तो ऐसा यूनिट में है। तो अब हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि बाकी सारे डाटा को क्या करें, हम ऐसा यूनिट में ही रखें। अब Q1 की वैल्यू हमें रखनी है, तो यहाँ F1 फोर्स इसके और इसके बीच लग रहा है, ठीक है ना। तो आप में इसको पता है ना जी, इसके बारे में आपको तो पहले से पता है गया है कि क्या बताया गया आपको कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, एक पर चार्ज का मान Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल उस पर चार्ज का मान Q2 है, बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा तो R²। ये तो पहले से आपको मैंने बता रखा है। तो इसमें 1/4πε0 Q1 और Q2 क्या है, तो फोर्स F1 जो लग रहा है इसके और इसके बीच लग रहा है, तो फोर्स इसके बीच लगता है, तो Q1 इसको Q2 या इसको Q1 इसको Q2 क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर Q1 या तो हम 1 माइक्रोकूलम को ले सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, 2 माइक्रोकूलम ले सकते हैं। अगर इसको हम Q1 मानेंगे तो इसको Q2 मानेंगे, और इसको Q1 मानेंगे तो क्या करेंगे, हम Q2 मानेंगे। तो Q1 की वैल्यू अगर रखने जाते हैं, इसी को मान लेते हैं, तो क्या है, 1 माइक्रोकूलम है। तो ये चार्ज की वैल्यू दी हुई है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है या एम्पियर सेकेंड होता है, माइक्रोकूलम्ब नहीं होता है। तो हमारा अब क्या बनता है दायित्व कि सबसे पहले जो चार्ज की वैल्यू दी हुई है जो माइक्रोकूलम्ब है, उसको क्या करें, हम कूलम्ब में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए मैं बताता हूं सपोर्टिंग डाटा कि 1 कूलम्ब जो होता है 10 के पावर 6 माइक्रोकूलम्ब के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब यहां से हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 के पावर 6 गुने 1 माइक्रोकूलम। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम चाहें तो इस 1 माइक्रोकूलम के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये 10 के पावर 6 है, इसको इधर भेजिए, इधर 1 है तो 1 बाई क्या होगा, 10 के पावर 6 कूलम, यानी इसको ऊपर लेके जाइए तो क्या होगा, 10 के पावर -6 कूलम। ठीक, यानी 1 माइक्रोकूलम जो होता है ना 10 के पावर -6 कूलम के बराबर होता है।
तो आज के बाद से आपको जब कभी भी माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना होगा तो वहां पर क्या करेंगे आप 10 के पावर -6 से क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, तो यहां पर 1 माइक्रो कूलम है तो क्या लिखेंगे, Q1 का मान 1 इंटू 10⁻⁻6। ओके जनता, आगे देखिए इंटू Q2 कितना है 2 माइक्रो कूलम, तो आपको 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई R², बीच का डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मैंने बताया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका साइड जो है ना वो 10 सेंटीमीटर का है, यानी 10 सेंटीमीटर का साइड है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम जानते हैं कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो 10 में 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर है। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है दोस्तों। एक 0 से 0 काट लीजिए और यहाँ डायरेक्टली जो हो रहा है वो कीजिए, 9 दूना क्या हो जाएगा 18, 9 दूना 18, ठीक है, इंटू, अब देखिए यहाँ 10 का पावर 9, यहाँ 10 का पावर -6, यहाँ 10 का पावर -6, तो 10 का पावर -6, 10 का पावर -6, 10 का पावर -12 और यहाँ 10 का पावर +9, तो ऊपर में हमारे पास क्या हो जाएगा 10 का पावर -3, -12 हो जाएगा दोनों, और ये 10 का पावर क्या होगा +9 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो बेस से में तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, और 9 प्लस क्या होगा -12 -3, ठीक है ना। और आगे आइए, डिवाइडेड बाई, ये कट गया 0, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 10 का स्क्वायर तो क्या होगा 10 स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे ले चलिए, आप क्या कीजिए, इसको ऊपर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा 18 गुने 10 का पावर -1, यहाँ करके मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है ना वहां पे। तो इस तरह से आप इसको आगे अगर लिखते हो तो क्या लिखोगे, 18/10 का पावर +1 यानी 1.8 न्यूटन। मैंने यहाँ न्यूटन लिखा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, 10 का पावर 1 10, 18 में 10 से भाग कीजिए, 1 पॉइंट क्या होगा 8, और मैंने यहाँ न्यूटन लिखा है, और ये न्यूटन क्या फोर्स का ऐसा यूनिट है, तो मैंने न्यूटन क्यों लिखा है, तो मैंने यहाँ सारा डाटा जो रखा है किस में रखा है, ऐसा यूनिट में रखा है, तो जो फोर्स की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा, ऐसा यूनिट में ही निकलेगी, इसीलिए मैंने क्या किया, यह न्यूटन लगा दिया। ओके, तो मैंने यहाँ फोर्स लिख लिया इनके और इनके बीच का, लेकिन क्या ये फोर्स वेक्टर के फॉर्म में है, आपको मैंने बताया था कि फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फोर्स को जब ऐड करना है तो वेक्टर के रूप में करना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब ये वेक्टर और ये वेक्टर है दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के फाइनली हमें नया क्या होगा, एक वेक्टर मिलेगा। तो यहां जो मैंने F1 निकाला है केवल मैग्नीट्यूड निकाला है, अब फोर्स को हमें वेक्टर के रूप में लिखना होगा, तो मैग्नीट्यूड जब हम निकाल दिए तो उसको क्या करेंगे, हम उसके साथ डायरेक्शन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना, तब जाकर क्या होगा, वो वेक्टर में कन्वर्ट होगा। तो वेक्टर में हम किसी भी स्केलर को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, उसे हमें डायरेक्शन देना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आइए छोटा सा हम आपको क्या करते हैं बात बताते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी आप इसको साइड में कहीं नोट कर लोगे, ठीक है ना, आपको कहीं पर भी अगर कहीं भी हमें किसी फोर्स को जो स्केलर के रूप में है उसको वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करना होगा, या किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर के रूप में लिखना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। आपको मैंने पहले बता रखा है कि किसी भी अंग्रेजी अल्फाबेट के ऊपर अगर एरो लग जाता है तो वेक्टर कहलाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो वेक्टर ए। अगर इसी को हम क्या करते हैं,
मॉड साइन के अंदर रखते हैं या इसके एरो को हटा देते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी ये क्या है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, मैंने बता रखा आपको पहले, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी भी वेक्टर में और उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या देता है हमको, तो डायरेक्शन को क्या करता है, तो बताता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। अब इसी के आगे हम अगर बढ़ते हैं तो किसी भी अगर अंग्रेजी लेटर के ऊपर हम अगर कैप लगाते हैं, इसको हम कैप पढ़ते हैं, ठीक है ना, कैप लगाते हैं, तो ये क्या डिनोट करता है, तो वेक्टर में ही एक टर्म हमको डिफाइन करना होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है एक और वेक्टर मतलब सदिश, यानी एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर हम किसे कहेंगे, एकांक सदिश हम किसे कहेंगे, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, उस वेक्टर को हम एकांक सदिश कहते हैं जिसके पास डायरेक्शन कुछ भी हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। इसके नाम से ही क्लियर है, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड केवल 1 होगा, हमेशा 1 होगा, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये किसको डिनोट कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर को, तो इसको पढ़ेंगे हम यूनिट वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर ए है, मतलब ये वेक्टर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर के पास होता क्या है, तो किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो 1 इंटू डी यानी डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन जो भी हो, ठीक है ना। लेकिन 1 इंटू डी, यहां मैग्नीट्यूड 1 तो है, ये है, लेकिन हम इसको क्या कह सकते हैं, 1 इंटू डी यानी मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन क्या है, कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होने के कारण हम उसका इस्तेमाल जो करते हैं, क्या करते हैं, तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। जब कभी भी यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो केवल और केवल डायरेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके क्रम में हम आगे जब बढ़ते हैं तो कुछ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर होते हैं, उसको मैं लिखता हूं, ये आप पहले पढ़ चुके हो, कहां पढ़े हो, तो 11th क्लास में, 11th क्लास के आपको जो आपको पढ़े होंगे वेक्टर चैप्टर, उसमें पढ़ चुके हैं ये सारा चीज। तो ये फंडामेंटल यूनिट वेक्टर आप पहले से नॉन होंगे, पहले से आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं फिर से यहां लिख देता हूं ताकि आप इसको एक बार बढ़िया से देख ले और फिर आप ना कहें कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं 11th का चीज यहां फिर से लाके लेके आपके सामने आ रहा हूं, ठीक है ना। और यहां एक्स डैश और ये क्या एक्स, इसके अलावा भी कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और एक बाहर में होता है जेड और अंदर में क्या होता है, जेड डैश, ठीक है ना। तो जेड को हम चूंकि ऐसे नहीं दिखा सकते हैं बोर्ड के ऊपर, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, एक जेड होता है जो क्या होता है, एक्स के भी परपेंडिकुलर होता है और वाई के भी परपेंडिकुलर होता है, जेड बाहर होता है और जेड डैश भीतर होता है। लेकिन जब इसको दिखा नहीं पाते हैं हम, तो फिलहाल हम इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, इधर जेड और इधर क्या करते हैं, जेड डैश दिखाते हैं। लेकिन दिखाने के लिए दिखा देते हैं, लेकिन असल में जेड होता है बाहर और जेड डैश क्या होता है, तो भीतर होता है। तो फंडामेंटल यूनिट वेक्टर एक होता है आई, दूसरा होता है जे, तीसरा होता है के। ये फंडामेंटल यूनिट वेक्टर है।
जब कभी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को दिखाना हो, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल जो होता है डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है, तो जब कभी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को दिखाना होगा तो उसके लिए हम आई यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव वाई के लिए जी यूनिट वेक्टर का, पॉजिटिव जेड के लिए के यूनिट वेक्टर का, तो निगेटिव के लिए क्या, तो कुछ नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। इसके लिए माइनस आई, इसके लिए माइनस जे, और इसके लिए माइनस के। ठीक है, तो क्या मैंने बताया अभी तक आपको, अभी तक मैंने 11 का बात बता रहा था। ठीक है ना, हमें करना क्या, फोर्स को वेक्टर के रूप में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो करते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा ये F1 फोर्स किधर है, किस तरफ है, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ है। मैंने यहाँ ओरिजिन मान के रखा है पहले से। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव एक्स, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई, तो ये F1 किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल जब करेंगे उसके साथ, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ हमें F1 को क्या करना है, वेक्टर के रूप में लिखना है, यानी तो क्या करेंगे, एरो लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा 1.8 न्यूटन, और यहां मैं क्या लिखूंगा, आई कैप। तो ये क्या बता रहा है कि F1 जो कि फोर्स है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है 1.8 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना, तो यहां मैंने वेक्टर के रूप में क्या किया है, F1 फोर्स को लिख दिया है। अब किसका काम कैसे लिखेंगे, हम F2 को लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको हमें F2 को लिखना है, तो आइए क्या करते हैं, इसको F2 को लिखते हैं। ठीक है ना, ये मैं मिटा रहा हूं, आप इसको साइड में क्या करेंगे, वीडियो को पूछ करके क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। ठीक है ना, और भी चीजें हैं मैं आपको बता दूं पहले, उसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना दोस्तों, पहली बार आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो, थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। ठीक है ना, घबराएंगे नहीं, पहला क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है, थोड़ा सा हो सकता है कि अजीब सा लगे, बट आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बन जाता है, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बनेगा ना, तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बन जाए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जब आपके सामने बनेगा, तो क्या होगा, आपके लिए वो बहुत आसान लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप पहले से न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो, बहुत दिनों से न्यूमेरिकल करने का हो सकता है आपका अभ्यास छूट गया हो। ठीक है ना, या पहली बार आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो पहली बार कोई काम अगर हम करते हैं, तो आप सबको पता है यार कि पहली बार कोई काम अगर करते हैं तो क्या होता है, कठिनाइयां तो जरूर होती है, तो घबराना नहीं है। ठीक है ना, आप पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूं, उसके बाद मैं दूसरा बनाऊंगा, तीसरा बनाऊंगा, जितना कहोगे उतना बनाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, पहले बार में आपको परेशानी होगी, हो सकता है समझने में कोई दिक्कत हो, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ाने में मैं 12th का कॉन्सेप्ट तो इस्तेमाल कर ही रहा हूं, इसके साथ 11th का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है ना, तो आप पहला क्वेश्चन पहले देखिए बढ़िया से पैसेज रख के, उसके बाद दूसरा देखिएगा, तो अपने आप आपको क्या होगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा, क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है हमें। ठीक है ना, तो चलिए F2 को निकालते हैं। अगेन क्या करते हैं, F2 को निकालते हैं। तो F2 फिर से वही कहानी, F2 किसके बीच लग रहा है, इसके और इसके बीच लग रहा है। ठीक है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9, हमें इसको भी मिटाना होगा, यही तो प्रॉब्लम है यार, जगह की कमी है, क्या करोगे, करना सब कुछ है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब F2 है, इनके बीच निकालना है, तो Q1 भी 1 माइक्रोकूलम, Q2 भी 1 माइक्रोकूलम,
तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 10/100 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर के लिए, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगी आपको 0.9 न्यूटन। और सर आपको कैसे मालूम चल गया इसकी वैल्यू यही आएगी? तो देखिए ना, इस डाटा को देखिए और उस डाटा को देखिए, ये डाटा पूरा देखिए और इस डाटा को देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ 10 मैंने क्यों लिया है कि उसका इसके बीच का डिस्टेंस भी यही होगा ना। समझ रहे हो यार क्या मैं बोल रहा हूँ यार? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 भी 1 माइक्रोकूलम, Q2 भी 1 माइक्रोकूलम, तो 1 गुना 10 के पावर -6, 1 गुना 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 10 होगा, तो 10 सेंटीमीटर 10/100 का स्क्वायर। इस डाटा को देखिए और इस डाटा को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें ऊपर में 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है दोनों में, यहाँ 2 इंटू 10 टू द पावर -6, वहाँ 1 इंटू 10 तो यहाँ डबल है, ठीक है ना। तो ये जो डाटा निकला है तो ये डबल है, तो इसको क्या करना है, ये हाफ हो जाएगा सीधे, यहाँ 1 है तो क्या करेंगे इसको हम, मैंने इसी डाटा को 2 से डिवाइड कर दिया है तो क्या हो गया 0.9 न्यूटन। अगर दिक्कत आपको लग रहा है तो सॉल्व करके देख लीजिए, वही आएगा, समझ में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, चलिए जी देखा जाए, ठीक है ना। तो यहां से हमें F2 फोर्स निकल गया, किस रूप में जी, स्केलर के रूप में। हमें लिखना किस में है, तो वेक्टर के रूप में। फिर वही कहानी, हमें वेक्टर के रूप में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इधर पर मिटाता हूँ, जगह चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। तो जगह की कमी है, सभी कामों को यही करना है। आपको वेट करो, ठीक है ना, घबराना नहीं है दोस्तों, कि समझ में कम आ रहा है, पहला क्लास है आपका न्यूमेरिकल का, हो सकता है आपको दिक्कत हो, आप अगले क्लास को जब देखोगे तो आपका सारा दिक्कत क्या हो जाएगा, तो दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, वेक्टर के रूप में लिखना है। तो फिर सोचते हैं कि अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जी, x होगा तो i लगाएंगे, y होगा तो j लगाएंगे, x डैश होगा तो -i लगाएंगे, और y डैश होगा तो क्या होगा, -j लगाएंगे। और बाहर होगा, z इधर नहीं था, बाहर था, उसके लिए k लगाएंगे, z डैश के लिए -k लगाएंगे। तो ये इस F2 के लिए क्या लगाए, तो F2 है किधर, क्या x के तरफ है, क्या y के तरफ है, क्या y डैश के तरफ है, क्या x डैश के तरफ है, क्या ये z के तरफ है, क्या ये z डैश के तरफ है, तो किधर भी नहीं है। ये जो है ना, इसी प्लेन में है, बाहर और भीतर नहीं है, वह इस हिस्से में है, ना x की तरफ है ना y की तरफ है। ये इसका कुछ हिस्सा x की तरफ हो सकता है, कुछ हिस्सा y की तरफ हो सकता है। तो अब इसके लिए हम अगर डायरेक्शन लगाने के चाहे, इसके लिए हम दिशा लगाना चाहे, तो क्या लगाएंगे, i लगाएंगे, j लगाए, -j लगाए, -k लगाए, -i लगाए, क्या लगाए। तो आप सोचोगे कि इसको हम डायरेक्टली जैसे इसको लगाए है ना, उसको डायरेक्टली हम वैसे ही लगा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी वेक्टर अगर इधर दिया है तो i लगाएंगे, ऊपर दिया j लगाएंगे, नीचे दिया -j, इधर लगाएंगे -i, बाहर होगा तो z, अंदर होगा तो -z। अगर इसके अलावा कहीं होगा तो हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, डायरेक्टली अप्लाई उसको नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो उसके लिए हमें वेक्टर को पहले रिजॉल्व करना होगा, वेक्टर का हमें रिसोल्यूशन करना होगा, तब जाकर के क्या होगा, हम उस वेक्टर को क्या करेंगे, हम डायरेक्शन दे पाएंगे, ठीक है ना। तो किसी वेक्टर को अगर रिजॉल्व करना है तो उसके लिए करना क्या होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं आपको समझाने, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि r वेक्टर है,
इसके डायरेक्शन को हमें दिखाना है, इसके डायरेक्शन को हमें लिखना है। ये x के तरफ है, नहीं क्या है, y के तरफ है, ठीक है ना। तो इसको हमें रिजॉल्व करना होगा। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा, जो भी वेक्टर होगा उसको इसको रिजॉल्व करना होगा। थोड़ा सा यार जगह की कमी, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, मैनेज करना होगा आपको। ये x था, ठीक है ना। अब ये वेक्टर दिया है, इसको रिजॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, जो वेक्टर है उसके हेड से, अभी हेड किसको कहेंगे यार, देखिए अगर एक वेक्टर है, ठीक है ना, मैं यहां लिख रहा हूं वेक्टर ए, इसका मतलब ये जो वेक्टर है उसका ये टेल है और ये क्या है, हेड है। ये वाला हिस्सा क्या होता है, किसी वेक्टर का हेड होता है और ये क्या होता है, तो टेल होता है, ठीक है ना। जान लीजिए आज। और किसी भी वेक्टर का, ठीक है ना, जो मैग्नीट्यूड होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर हो या इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर हो, तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वह उस वेक्टर के लेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो वेक्टर होता है उसके लेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का अगर 4 मीटर है तो इसकी लंबाई 4 मीटर होगी रिप्रेजेंटेशन के आधार पे। अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है तो इसका लेंथ भी 3 मीटर होगा। इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर तो क्या होगा, लेंथ भी 2 मीटर होगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर 10 मीटर, इसका लेंथ क्या होगा, 10 मीटर होगा। यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है उस वेक्टर के लेंथ को क्या करता है, तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो पहला काम क्या होगा, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर के हेड से x कंपोनेंट या x एक्सिस कहिए, सॉरी आप कह सकते हैं कि वेक्टर के हेड से हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस पर क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ओरिजिन से जहां पर परपेंडिकुलर पड़ा है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, चूंकि x एक्सिस की तरफ है, इसको हम क्या कहते हैं, x कंपोनेंट कहते हैं। इसको हम लोग x कंपोनेंट कहते हैं। उसी तरह ओरिजिन से y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, गिरा हुआ है, वहां पे जहां पे पड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे y कंपोनेंट। ये है y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें ये मिल रहा है लेंथ, वो क्या होगा, ये x कंपोनेंट और ये y एक्सिस पे, तो क्या होगा, y कंपोनेंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आप x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के डायरेक्शन को क्या कीजिए, डिसाइड कीजिए, उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है ना। उसकी, या कह सकते हैं उसके हेड को डिसाइड कीजिए, उसका हेड किधर होगा। इस वेक्टर का टेल इधर है और हेड इधर है, इसका टेल ओरिजिन पर है, हेड इधर है, तो आखिर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का टेल और हेड किधर होगा, ठीक है ना, इसको डिसाइड करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, जहां पे वेक्टर का टेल होगा वहीं पर x और y कंपोनेंट का क्या करेंगे, हम टेल एज्यूम कर लेंगे, सिंपल सी बात। तो बच गया उसका हेड। तो जब ये इनका और इनका टेल यही मान लेंगे तो इनका हेड किधर होगा, इनका हेड इधर होगा, इनका हेड क्या होगा, तो इधर होगा, ठीक है ना। तो इसका हेड x कंपोनेंट का हेड पॉजिटिव एक्सिस की तरफ और इसका क्या होगा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। अगर वही इसमें होता, एक कंपोनेंट इधर जाता, एक कंपोनेंट इधर जाता, इधर प्लस और इधर क्या होता, माइनस हो जाता। अगर इसमें होता तो इधर एक और इधर एक कंपोनेंट, एक इधर एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ होता, इसके लिए माइनस आई, इसके लिए क्या हो जाता आपको, सॉरी इसके लिए माइनस है, इसके लिए क्या हो जाता आपको, माइनस आई हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो डिसाइड हो गया। अब क्या करना है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के वैल्यू को क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है, इसके वैल्यू को प्राप्त करना है। आप कहिएगा एक एक स्टेप आप बढ़ा रहे हो कि कैसे होगा, क्यों कह रहे ये करो वो करो, देखो करना पड़ेगा यार।
अगर किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देना है, अगर वो डायरेक्टली एक्स के तरफ, वाई के तरफ और जेड के तरफ नहीं है, या नेगेटिव उसके पार्ट की तरफ नहीं है, तो आपको उसको रिजॉल्व करना होगा। रिजॉल्व करने का तरीका यही है यार, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट डायरेक्शन को क्या करना है, एज्यूम करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके लिए या तो ये आर वेक्टर एक्स के साथ कोई कोई एंगल बनाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, और या तो वाई की तरफ से एंगल बनाएगा जो क्वेश्चन में क्या होगा आपको मेंशन रहेगा, ठीक है ना। उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को वैल्यू को निकालिए, तो ये एक्स हो गया और ये वाई है, तो ये भी सामने वाला क्या हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स कंपोनेंट के वैल्यू को निकालिए, क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है। तो बेस यहां पर इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल को देखिए, बेस हमारा क्या होगा, एक्स कंपोनेंट यानी एक्स होगा, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, सॉरी 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 सॉरी, तो यहां पर हमारा x जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा, और हमारा हाइपोटेनस जो होगा क्या होगा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये वेक्टर r है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, तो ये इसका लेंथ हमें क्या होगा, फाइंड आउट होगा। तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर लिख सकते हैं आप x बट्टा मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं r, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ठीक है ना, अब आपको साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटा क्या, कर्ण, तो y बटा r, इसलिए y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है ना। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना था, हमने निकाल लिया। लास्टली क्या करेंगे हम, लास्टली हम वेक्टर r को क्या करेंगे, तो लिखेंगे। तो वेक्टर r को लास्टली हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, नाउ हमें वेक्टर r को राइट डाउन करना है। तो वेक्टर r अब x और y में बढ़ चुका है, तो लिखेंगे x प्लस क्या, y। ये वेक्टर r इधर भी है और इधर भी है, ठीक है ना। मैं इसलिए x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों को इसको तोड़ रहे हैं, तो इधर और इधर गया है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, वेक्टर r हमें क्या होगा, निकल जाएगा। तो r क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, x के लिए क्या करेंगे हम, पॉजिटिव x की तरफ x कंपोनेंट है तो क्या होगा, i लगाएंगे, और इसके लिए क्या करेंगे हम, j लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहां से x की वैल्यू क्या है, तो r cos थीटा, और यहाँ i है तो i हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा, और j है तो क्या होगा, j हो जाएगा। और इस तरह से हमारा क्या होगा, वेक्टर के रूप में क्या होगा, इस तरह से हमारा क्या होगा, वेक्टर ग्रुप में ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा, हमारा ये वेक्टर ग्रुप में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, एक्स की तरफ होगा एक्स कंपोनेंट, वाई की तरफ होगा वाई कंपोनेंट, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत बढ़िया बात है, हमारे लिए नहीं है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आई, और उधर पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव जे, ठीक है ना। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू को मैंने फाइंड आउट किया है, फिर फाइनली क्या किया, उस वेक्टर को क्या किया, प्राप्त कर लिया। अब हो सकता था ये जो एंगल है यहां ना होकर के एंगल यहां होता, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, इसमें क्या होता जी, ये हो सकता था थीटा यहां ना होकर क्या होता, थीटा यहां होता, तो क्या होता है जी, तो देखा जाए थीटा यहां ना होकर यहां होता तो क्या होता। अब ट्रायंगल जो ले रहे हैं हम, ये ट्रायंगल क्या करते हैं हम, ये लेते, तो थीटा के सामने ये होता साइड, ये परपेंडिकुलर होता, और ये क्या होता, तो बेस होता। तो जब हम क्या करते, cos थीटा लिखते, देखिएगा ये x है तो ये भी तो x होगा सामने, तो जब ये थीटा होता, एंगल हम y की तरफ से क्या करते, बनाते, अगर यहां पर तो y की तरफ बनता तो ये हो जाता बेस, और ये हो जाता क्या, परपेंडिकुलर। तो यहां cos थीटा बराबर क्या हो जाता, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाता इस ट्रायंगल में, जब थीटा यहां होता, थीटा जब यहां होता, तो उसके लिए बात हम अब कर रहे हैं।
पहले यहाँ था अब यहाँ है, तो ये हो जाता आपको बेस कौन, तो y और कौन हाइपोटेनस r, यहां से क्या हो जाता, तो y इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ हमारा x होगा, हाइपोटेनस क्या होगा r होगा, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, तो r साइन थीटा। अब क्या बदल गया, यहां पर x का मान r cos थीटा था, जब यहां पर x का y का मान सॉरी यहां पर x का मान क्या बदल गया, तो यहां पर x का मान r cos थीटा था, जबकि यहां पर x का मान क्या है, r sin थीटा है। यहां पर y का मान r sin थीटा, जबकि यहां पर y का मान क्या है, तो r cos थीटा है। मतलब थीटा अगर जो अगर x के साथ बन रहा था तो x का मान cos थीटा में था, जब थीटा y के साथ हमने ले लिया तो क्या हो गया, y का मान cos थीटा में चला गया। यानी cos थीटा पहले x के साथ था, अब ये क्या है, y के साथ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले x था बेस, अब ये y क्या है, बेस है। यानी बेस जो भी रहेगा उसके साथ cos थीटा रहेगा, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा के साथ बेस आता है और हाइपोटेनस आता है, तो बेस जो होगा वो हमेशा किसके साथ रहेगा, cos थीटा के साथ, और sin थीटा के साथ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस जो होता है sin थीटा होता है, इसलिए क्या होगा, आपको जब भी परपेंडिकुलर दिखेगा हमें उसके साथ क्या लगेगा, sin थीटा लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब फाइनली हमें इसको क्या करना है, वेक्टर के रूप में लिखना है, आइए देखते हैं। नाउ तो F2 हमें लिखना है वेक्टर के रूप में, तो करना क्या है दोस्तों, अब ये F2 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अगर ये थीटा में मालूम हो या तो थीटा ये मालूम तो करना होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको मालूम है कि इसका प्रत्येक एंगल क्या होगा, तो 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये 60 है तो सामने वाला भी क्या होगा, इधर 60 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा थीटा था, आर इधर इसकी वैल्यू जो निकाले हैं, इसका आर cos थीटा, इसका क्या है आर sin थीटा, ठीक है ना। तो चूंकि ये बेस था इसके साथ इसलिए cos थीटा था। आर तो दोनों में है यार, देखो ना x में भी आर है और y में भी आर है, तो आर दोनों में रहेगा। हमारा F2 क्या होगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने एरो नहीं लगाया है, समझ में, एरो लगाता तो क्या होता, वेक्टर के रूप में, तो मैग्नीट्यूड है तो इसके लेंथ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इधर क्या लिखेंगे, इसको ब्रेक अगर करेंगे तो लिखेंगे F2 cos, यहाँ पे cos 60 डिग्री, मैंने यहाँ cos लिखा, और इधर क्या हो जाएगा F2 sin 60 डिग्री। कैसे हो जाएगा जी, कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है ना। क्या होगा x और ये क्या y, y डैश, ये था हमारा F2, तो इसको हमें डायरेक्शन देना है, F2 को वेक्टर के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसके हेड से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हमारा x होगा, और इधर डालेंगे तो क्या होगा हमारा y एक्सिस पे, तो क्या होगा हमारा ये पूरा का पूरा y होगा, और ये y है तो ये y होगा, x है तो क्या होगा, ये भी x होगा, ठीक है ना। तो ये थीटा हमारा था 60 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो 60 डिग्री ये एंगल है, तो ये बेस है हमारा और ये परपेंडिकुलर, तो बेस के साथ cos थीटा और परपेंडिकुलर के साथ क्या होगा, sin थीटा होगा। वही तो मैंने कर दिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत, अब कुछ नहीं करना, लिखना क्या है, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 cos 60 डिग्री, ठीक है ना, और किधर की तरफ, x की तरफ है तो i कैप, अब प्लस F2 sin 60 डिग्री जी कैप, ठीक है ना। नीचे है तो क्या होगा, जे होगा कि माइनस जे, तो माइनस जे कैप, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, F2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रखा है 0.9 न्यूटन cos 60 डिग्री आई कैप, पॉजिटिव x था इसलिए आई कैप, उधर क्या होगा, नीचे था नेगेटिव y, तो इसलिए क्या होगा वहां पे माइनस जे लगा है, प्लस 0.9 न्यूटन, और क्या हो जाएगा साइन
60 डिग्री माइनस जे कैप, ठीक है ना। अब यहाँ cos 60 का मान कितना होता है जी, 1/2 होता है। तो cos 60 का मान 0.9 न्यूटन, cos 60 का मान 1/2 आई कैप, ठीक है ना, प्लस 0.9 न्यूटन, sin 60 का मान √3/2, क्या हो जाएगा माइनस जे। अब आपको ये क्या हो जाएगा 0.45 न्यूटन आई कैप प्लस आपको 0.45 √3 न्यूटन माइनस जे कैप। अभी जाकर के F2 क्या हुआ, तो वेक्टर के रूप में लिखा गया। पहले मैंने F1 को लिखा वेक्टर के रूप में, फिर F2 को लिख दिया, तो जाकर के Fnet हमें क्या होगा मिलेगा। तब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट पहले ही मान सकते हैं, A मानिए, 2 मानिए, B मानिए, C मानिए, जो मानिए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए से Fnet हमें निकालना है, तो F1 और F2 को वेक्टर के रूप में ऐड करना होगा। F1 को मैंने निकाला है, यहाँ पर है, F2 को निकाला है मैंने, क्या हुआ ये यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो दो वेक्टर अगर x और y के रूप में हम उसको तोड़ दिए हैं, उसका कंपोनेंट के रूप में ब्रेक कर दिया, i और j के रूप में ब्रेक कर दिए हैं, तो क्या करेंगे i कंपोनेंट वाला को i के साथ और j कंपोनेंट को क्या करेंगे j के साथ, और k होगा तो क्या करेंगे k कंपोनेंट वाला को k के साथ जोड़ देंगे। तो i वाला को जब F1 को F2 के साथ जोड़ना है, तो i वाला को i वाले के साथ जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आपको 1.8 न्यूटन प्लस 0.45 न्यूटन, और ये हमारा क्या हो जाएगा आई कैप। यार Fnet क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आई कंपोनेंट को इसके आई के साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसका आई कितना है देखिएगा 1.8 न्यूटन प्लस 0.45 न्यूटन, और आई बाहर हो जाएगा, और इसके साथ जे कंपोनेंट नहीं है, इसके साथ है, तो 0.45 √3 न्यूटन, क्या हो जाएगा माइनस जे, ठीक है ना। अब इसको फाइनली आप लिख सकते हो कि Fnet जो होगा वो क्या होगा 2.25 न्यूटन आई कैप प्लस 0.45 √3 न्यूटन माइनस जे कैप। ये हमारा क्या होगा नेट फोर्स निकल जाएगा, किसके ऊपर, तो इस चार्ज के ऊपर। ये फाइनली जाकर के क्या हुआ एक क्वेश्चन हमारा बना, और ये भी क्वेश्चन में ये जो हमारा नेट फोर्स निकला ये वेक्टर के रूप में निकला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर मैग्नीट्यूड मांगता है इसका डायरेक्शन मांगता है, तो यहाँ देखिएगा ये वेक्टर के रूप में निकला है, तो क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि इसका जो Fnet निकाले हो ना आप, इसका मैग्नीट्यूड बताओ और इसका डायरेक्शन बताओ। मैंने Fnet निकाल दिया, क्वेश्चन आपसे इस पे जो Fnet निकाला गया है इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या कर सकता है, आपसे डिमांड कर सकता है। तो कुछ नहीं कर रहा है, इसके जब इतना हम लोग कर ही लिए तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा और देख लीजिए इसको, और इसको मैं समराइज करता हूं आपके सामने, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। अगर
हमसे इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन अलग अलग पूछा जाता है। क्योंकि वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी, इसके पास का डायरेक्शन भी है। अगर इसके मैग्नीट्यूड को अलग, इसका डायरेक्शन को अलग अलग हमसे पूछा जाता है तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर वेक्टर हो, अगर इस रूप में हो एक्स आई प्लस वाई जे के रूप में, ठीक है ना, और इसके साथ अगर मान लीजिए जेड को भी इंट्रोड्यूस कीजिए, जेड के इस रूप में अगर कोई वेक्टर है, तभी इसको मत लाइए, इसको बाद में लाएंगे रहते तो इसके बाद जब आएगा ना 3 डायमेंशनल वेक्टर तो वहां पे इसको हम देख लेंगे। अगर कोई वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे के रूप में है तो इसका मैग्नीट्यूड को निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ये मैग्नीट्यूड है ना, मोड लगा दी तो मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, रूट में ही रहेगा, प्लस सब रूट में रहेगा, सारा कुछ रूट में रहेगा, जगह नहीं इसलिए मैं वहां थोड़ा सा कर रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला हमेशा हम यही इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन है कि कोई वेक्टर जो आई के रूप में या जे के रूप में होना चाहिए, तो उस समय क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला। डायरेक्शन के लिए, एंड डायरेक्शन अगर निकालना हो उसका, किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, यानी वेक्टर एक आर के डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ आई, यानी कोफिशिएंट ऑफ जे कोफिशिएंट ऑफ आई से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा हमारा, ऐसे वेक्टर का डायरेक्शन निकल जाएगा। तो इसका निकालना है तो कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए एफ नेट का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, जैसे इसका निकालना है तो आर का, तो आर का मॉड लिए तो क्या होगा, एफ नेट का क्या होता, मॉड होता कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, तो आई का कोफिशिएंट यानी आई के साथ गुना में, कोफिशिएंट का नहीं होता गुणांक, ठीक है ना, कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट यानी आई का गुणांक, यानी आई के साथ जो गुना में रहेगा। तो यहां पर हम मॉड की जगह, यहाँ फर्क क्या है, यहाँ एफ है और यहाँ आर है, देखिए तो ये भी आई और जे के रूप में है और ये भी आई और जे के रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ आई का मॉड किए तो यहाँ क्या करते हैं हम, एफ नेट का मॉड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई, आई का कोफिशिएंट कितना होता है 2.25 न्यूटन का स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है, प्लस जे का, माइनस जे का नहीं, यहाँ तो फॉर्मूला में क्या है प्लस जे, तो इसका माइनस हम बाहर निकाल देंगे, ये जो माइनस है इसका हम बाहर निकालेंगे तो इसके साथ माइनस होगा, माइनस 0.45 √3 न्यूटन का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा एफ नेट का। डायरेक्शन के लिए कोफिशिएंट ऑफ जे, तो माइनस को फिर से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस 4.5 √3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ आई 2.25 न्यूटन। जब कट कर लेंगे इसको क्या होगा, यहां से हमें क्या होगा, डायरेक्शन में मिल जाएगा। समझे दोस्तों? आप तो कह रहे होंगे वाह, आप तो बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान है, ये क्या कर रहे हो जी, आसान है तो इतना कुछ लिख दिए फिर बोल रहे हो कि आसान है। यह सच में आसान है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहली बार आपके सामने ऐसा न्यूमेरिकल बना है। आपने 11th में कितना न्यूमेरिकल बनाया आप सबको पता होगा, अगर आप सच में न्यूमेरिकल बनाए होंगे तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बनाए होंगे दोस्तों तब लग रहा होगा सच में ये न्यूमेरिकल है। बट मैं आपसे वादा करता हूं, आज पहला क्लास था तो आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अगले क्लास का इंतजार कीजिए तो आपको ये सबसे आसान लगने लगेगा। समझ में आना, पता ही है ना यार, कोई भी काम अगर सबसे शुरू में करते हैं, ठीक है ना, पहले करते हैं, पहली बार करते हैं तो यार दिक्कत होता है। कभी आपने रोटी पकाया है, अगर रोटी पकाया हो तो आपको पता होगा क्या पहली बार में आपने गोल रोटी पका दिया था, पूरा गोल बना दिया था आपने, बताइए। एक बार ही ट्राई किए हो, सबसे पहली बार में ट्राई की रोटी बनाना और रोटी एक बार में ही गोल हो गया हो। अब दिल से सोचिए क्या ऐसा हुआ था, तो आप सब पाओगे कि फर्स्ट बार में हमसे रोटी गोल नहीं बनी थी। और रोटी पहली बार पकाए नहीं थे ना तावे के ऊपर, तो हो सकता है रोटी पहले बार में ही अच्छी रोटी नहीं बनी होगी, कच्ची बनी होगी, कड़ी बनी हुई होगी, अच्छी रोटी नहीं बन पाई होगी। तो क्या अगर आप आज रोटी बढ़िया बना पाते हो, अगर आप बना लोगे तो क्या ऐसे ही बना लेते होगे?
पहली बार में दिक्कत हुआ, दूसरे बार में दिक्कत थोड़ा सा कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, और बाद में क्या हुआ, देन अगर आप रोटी आज बनाते हो तो आपको पता चल क्या होगा कि रोटी बनाना सबसे आसान काम है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट किए थे ना तो बहुत कठिनाई का काम था। तो इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल अगर पहले आप ढंग से बनाए हैं तो उसके लिए, अगर वैसा किए हैं आप न्यूमेरिकल ढंग से पहले बनाए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आज का क्लास आपके सामने बोनस साबित हो जाएगा। लेकिन पहले क्लास अगर ढंग का नहीं किया है दोस्तों, तो आज का क्लास बहुत बड़ा क्लास होगा और बहुत लोग डर जाएगा कि न्यूमेरिकल बाप रे बाप इतना हार्ड होता है, हमसे नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है ना, अगर आपको पहला न्यूमेरिकल क्लास इस तरह से कर रहे हैं तो अगले क्लास का आप इंतजार कीजिए, ऐसा न्यूमेरिकल क्या होगा, आपके सामने बच्चा दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या ध्यान रखना है जी? जो जो बातें मैं बताया हूं उसको बढ़िया से एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट कर लीजिए, फिर मैं अगले क्लास में बताऊंगा। कुछ नहीं करना था जी, इस पे एफ नेट निकालना था, इसने लगाया F1, इसने लगाया F2। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि एफ नेट जो होगा F1 और F2 का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। मैंने कर दिया, इक्वेशन ए मान लिया। चूंकि हमें F1 F2 निकालना पड़ेगा तभी तो उसको ऐड करेंगे, तो चूंकि F इक्वल टू इतना होता है तो मैंने F1 को पहले फाइंड आउट कर लिया। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन निकालने के लिए x की तरफ था तो i लगा दिया। F2 निकाला इसके और इसके बीच में, तो मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया, लेकिन डायरेक्शन के रूप में इसको लिखना था। चूंकि x y और z के तरफ F2 वेक्टर डायरेक्टली नहीं था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इसको रिजॉल्व करना पड़ा। रिजॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया कि पहले हेड डालिए, पहले क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डालिए हेड से x और y की तरफ। इधर होगा x का तरफ, x कंपोनेंट y की तरफ का y कंपोनेंट मानेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके वैल्यू को निकालेंगे। वैल्यू को निकालना बहुत आसान है, मैंने बताया कि x और y की वैल्यू कैसे लिखेंगे। आप पहले नहीं मालूम तो आप बता रहे हैं कि x अगर बेस होगा, यानी वेक्टर जो है ना वो क्या होगा हमारा, हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, और वेक्टर जिसके साथ ही मिल करके एंगल बनाएगा वो हमारा बेस होगा, और बेस का मान हमेशा cos थीटा में और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, sin थीटा में। ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, वही किया है, थीटा इधर था तो बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया बेस को, cos थीटा, इसको क्या किया मैंने sin थीटा में लिखा है, और देन x के लिए i लगा दिया है, और ये जो y आया है वो नीचे आया, ऊपर आप j लगा दिया, नीचे तो क्या माइनस से लगा है, और देन उसको सॉल्व किए, उसको क्या किए फाइनली अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन ए में रख दिए हैं। ठीक है ना। उसके बाद इक्वेशन में रखे तो ये रिजल्ट निकला है। तो मैंने बताया कि इस रिजल्ट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रूप में अलग अलग करके लिखना हो तो देन आप ये क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज 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 आप आज के क्लास को बार बार रिपीट करके देखिए। अगर थोड़ा भी डाउट रह जाता है तो मैं वादा करता हूं अगले वीडियो को आप देखोगे, अगले क्लास के वीडियो को देखोगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए क्या लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन जो डर के यहाँ से भाग जाएगा, कहेगा कि यार बहुत टेंशन वाला चीज था, हम नहीं पढ़ेंगे, हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसको न्यूमेरिकल कभी बनाने नहीं आएगा। ठीक है ना, मैं वादा करता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि आज अगर क्लास छोड़ के भागोगे, अगले क्लास का अटेम्प्ट नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल बनाने आपको कभी नहीं आएगा। अगर आपको बनाना है तो आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। फिर से मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब आप कहीं जाते हो, गर्मी बढ़ गया जी, बहुत गर्मी बढ़ गया, जब कहीं आप जाते हो, अकेले रहते हो या दो आदमी रहते हो, तो किसी गली मोहल्ले में, किसी गांव में कुत्ते मिल जाते हैं आपको, और बहुत लोग कुत्ता से डरता भी होगा, बहुत लोग डरता नहीं होगा। मैक्सिमम लोग कुत्ते से डरते हैं। जब कुत्ता भौंकता है ना तो बहुत लोग डर जाते हैं, काट लेगा और भागना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब आप कुत्ते से डर के भागते हो या उसको आपको इग्नोर करके कहते हो कि हम भाग जाएंगे, तो कुत्ता आपको पीछा करता है आपका और आपको खदेड़ता है। जितना भागते हो उतना आपको खदेड़ता है, लेकिन जो ही आप रुक जाते हो वहीं पे ना, कुत्ता भी रुक जाता है। और जब रिटर्न आप उसके डायरेक्शन में चलते हो, उसको लगता है कि उसके तरफ हम जा रहे हैं, तो भागना शुरू कर देता है। मतलब क्या समझ में आया कि कुत्ता जो है ना, जितना उससे आप भागते हो उतना आपको डराता है, आपको खदेड़ता है, लेकिन जैसे रुक जाते हो वो भी रुक जाता है। जब जो ही आप क्या करते हो, उसको खदेड़ना शुरू कर देता है, तो भागना शुरू करता है। वही है न्यूमेरिकल, वही है फिजिक्स, वही है पढ़ाई।
इस चीज से आप जितना दूर भागोगे पढ़ने से, कोई भी चीज, उतना ही आपको वो तंग करेगा, आपको वो दौड़ाएगा। जो ही कहोगे रुको मैं तुमसे मुकाबला करूंगा, तो बात बनेगी। और जब कहोगे कि यार मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे, तो न्यूमेरिकल को भी आपसे डरना होगा। आप न्यूमेरिकल से मत डरिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं।